नमस्कार, स्वागत है आपका रूबरू विद के स्टार में। आज एक नए शख्स से आपको रूबरू करवाते हैं। नाम है इनका हरपाल दादरवाल। हरपाल दादरवाल जी राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। स्वागत है आपका रूबरू विद के स्टार में। बहुत बहुत धन्यवाद। दादरवाल साहब, ऐसा क्या हुआ कि आपको शिक्षक महासंगठन के रूप में ये खड़ा करना पड़ा? जब से सरकारी सेवा में शिक्षक के रूप में आए जी, तब से शिक्षकों की काफी समस्याओं को धरातल पे देख रहे थे। शिक्षा विभाग में पहले से भी लगभग 50 के आसपास संगठन बने हुए। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि काफी संगठन बने हुए हैं, फिर महासंघ बनाने का विचार धरातल पे कार्य करने की उनके पास में कोई योजना रूपरेखा दिखाई पड़ती नहीं है। लेकिन साल में एक बार जुलाई अगस्त माह में चंदे के रूप में रसीदें काटने के लिए वो आ जाते हैं, लेकिन वास्तविक मांगों पर धरातल पे कभी नजर नहीं आते। इसलिए जो युवा शिक्षक थे उन्होंने सभी ने मिलकर ही हमने सोचा कि क्यों ना धरातल की वास्तविक मुद्दों पर लड़ाई लड़ी जाए। इसलिए हमें राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ, जो कि काफी पहले बनाया जा चुका था, उसका मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जी, शिक्षक महासंगठन के क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या काम करें? क्योंकि सबसे बड़ी मेरे दर्शकों को बता दूं कि इन्होंने हाल ही में राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी शहीद स्मारक जयपुर से, और अब राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण खुल चुके हैं। इसके लिए आपको ढेर सारी बधाई। धन्यवाद। मुख्य रूप से हमारी लड़ाई वरिष्ठ अध्यापकों को लेकर स्टार्ट की थी। हमने जनवरी माह से स्टार्ट की। जनवरी माह में हमने शहीद स्मारक पे धरने भी दिए। उसके बाद मंत्री महोदय से मुलाकात हुई। फिर मैंने फरवरी माह में जब ट्रांसफर हुए नहीं, चूंकि हमारी लड़ाई ये थी कि जब सितंबर 2020 से आवेदन दूसरी बार वरिष्ठ अध्यापकों के ले लिए, तो जनवरी माह में जो लिस्ट आई वो लिस्ट केवल और केवल लक्ष्मणगढ़ की थी, जो कि मंत्री साहब का विधानसभा क्षेत्र। क्या मंत्री महोदय केवल लक्ष्मणगढ़ के हैं या राजस्थान? यही लड़ाई हमने लड़ते लड़ते लगभग हमें 6-7 महीने हो गए, और उसी का संघर्ष का परिणाम है कि अभी गत माह 19 से 22 जुलाई वरिष्ठ अध्यापकों से आवेदन लिए और इनकी लगातार सूची आ रही है। बिल्कुल। तो हमने ये लड़ाई लंबी लड़ी, चाहे वो जनवरी में हमारा शहीद स्मारक पे धरना देना हो, चाहे फरवरी में मेरे द्वारा 8 दिन का शहीद स्मारक प्रदर्शन करना हो, या अजय माकन जी मुझे मेरी गिरफ्तारी होना हो, गिरफ्तारी जी, और या फिर विधानसभा घेराव करना हो, और सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से लगातार हम ट्रांसफर का जो केवल लक्ष्मणगढ़ का ट्रांसफर किया गया, उसके विरोध में भाई लक्ष्मणगढ़ ट्रांसफर हो सकते हैं तो वो राजस्थान की 199 विधानसभा क्यों नहीं, और उस लड़ाई लड़ी। और राजस्थान प्रदेश के हर कोने कोने में ब्लॉक स्तर पर बैठे हुए शिक्षक साथियों ने इस मुहिम में साथ दिया, और उसी का परिणाम है कि अभी ग्रेड सेकंड के ट्रांसफर की सूची आ रही है। बिल्कुल। जब 19 से 22 जुलाई सेकंड ग्रेड की लिस्ट आने के लिए आवेदन लिए, तो ग्रेड थर्ड के लाखों शिक्षकों में निराशा थी। बिल्कुल, क्योंकि गार्ड जोन और वहां तो 15-15 साल से ग्रेड थर्ड के ट्रांसफर नहीं हुए। तो महासंघ ने यह निर्णय लिया कि जब सेकंड ग्रेड के हमने आवेदन तीसरी बार स्टार्ट करवा दिए, तो ग्रेड थर्ड के साथियों के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे, और हमने 1 अगस्त को शहीद स्मारक पर वापस महापड़ाव डाला। और उस दिन मुख्यमंत्री महोदय के ओएसडी से आपसे हमारी मुलाकात हुई। उसके बाद में उच्च स्तरीय प्रशासनिक, चाहे वो राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन जी आर्य हो, उन सभी से हमारी मुलाकात हुई। और एक बात मुझे लगता है मैं उनको समझाने में कामयाब रहा, हमारा संगठन समझाने में कामयाब रहा कि वर्तमान में कोरोना के कारण शैक्षणिक व्यवस्थाओं में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि आप तबादले करते हैं। तो मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री महोदय का, शिक्षा मंत्री महोदय का, और जो उच्च स्तरीय प्रशासनिक जिन्होंने इस संवेदनशील निर्णय लिया और ग्रेड थर्ड के ट्रांसफर। आपको गिरफ्तार क्यों किया गया? वो अजय माकन जो राजस्थान के प्रभारी हैं, वो जयपुर आ रहे थे। मैंने मीडिया के माध्यम से कहा कि कल तबादलों के मुद्दों पर, क्योंकि चूंकि उस समय लक्ष्मणगढ़ के ट्रांसफर हो रहे थे, बिल्कुल, तो उनको अवगत करवाया जाएगा। तो हमारी हो सकता है हमारी बात को दबाने के लिए कि हमारी जो पीड़ा थी शिक्षकों की वो उन तक नहीं पहुंचे, उसके लिए मुझे गिरफ्तार किया गया। और इस स्टाइल में गिरफ्तार किया गया जिसको आतंकवादी उठाए 40-50 पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आके मुझे बरगद नगर टोक फाटक रात को 9:30-10 बजे सोते हुए मतलब सो रहा था, उस स्थिति में मुझे आके बिना कोई कारण बताए मेरे सब कुछ जब्त करके मुझे बाजार नगर थाने में ले गया। 2 दिन मुझे वहां रखा गया, जमानत पे मुझे छोड़ा गया बाद में, जब श्री अजय माकन जी दिल्ली चले गए। उसके बाद छोड़ा गया, मतलब उनमें डाउट था, उनको शक था कि कुछ बड़ा कर सकते हैं हरपाल जी। वो तो वही सोचे हैं, वही जाने वही बताए। शिक्षकों के लिए आवाज उठाने वाले राजस्थान में और भी कई संगठन हैं, लेकिन राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ की बात की कुछ और है। क्योंकि राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के आवेदन अगर आज स्थानांतरण के खुल चुके हैं, तो उसका सबसे बड़ा योगदान हरपाल जी को जाता है।
हरपाल जी, इस दौरान आप पर दबाव नहीं आता काम करते हुए? दबाव बिल्कुल है। सबसे ज्यादा दबाव तो मैं सामाजिक दबाव, पारिवारिक दबाव, हर प्रकार का दबाव है। लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों की जो वास्तविक धरातली समस्या है उन पे उनके धरातल पे लड़ाई लड़ने के लिए मैंने दृढ़ संकल्पित हूँ। मैंने शहीद स्मारक पर जब 13 जनवरी को वरिष्ठ अध्यापकों के ट्रांसफर को ले जब मैं पहला धरना दिया था, तब मरुद्रा, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही से दूर दूर से सैकड़ों किलोमीटर से आए हुए मेरे शिक्षक साथियों ने कहा कि तबादला नहीं होता तो क्या करेंगे। तो उस समय मैंने उनको वचन दिया था कि वरिष्ठ अध्यापकों का यदि तबादला नहीं होता है तो मैं अनशन करूंगा। और मैंने मेरा कर्म जो वादा किया था मैंने निभाया। और उसके बाद में लगातार जब तक वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची जारी नहीं हुई, आज भी हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है कि कुछ मॉडल स्कूल, महात्मा गांधी स्कूल और पति पत्नी का जो प्रकरण है, म्यूचुअल ट्रांसफर की कुछ समस्याएं हमने अवगत करवाया है। उम्मीद है कि वरिष्ठ अध्यापकों की जो शेष सूचियां हैं वो भी आएंगी। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम अभी नए आए 2021, उस पर आपका क्या रुख है? राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 का उन्होंने विस्तृत से अध्ययन भी किया है जी। नियम बहुत अच्छे हैं। कुछ को छोड़कर मैं उसके लिए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सालों से लंबित इन मांगों पर उनको माना। लेकिन जैसे एक तो हमारी 3 मांगे हैं। एक तो जो उप प्रधानाचार्य का जो नया पद सृजित कर रहे हैं जी, हम ये चाहते हैं कि उनके कुल पदों में से 50% पदों पर सीधी भर्ती हो, जिससे ग्रेड 3 और ग्रेड 2 जी के शिक्षकों को लाभ मिले। दूसरा, ये जो पदोन्नति के अंदर जो अलग विषय की अनिवार्यता का एक विवाद चल रहा है, उसमें भी कुछ विसंगतियां हैं। मैं यह अनुरोध करता हूं संगठन के माध्यम से, जिन्होंने अब तक जो डिग्री अर्जित कर ली, एक बार उनके बारे में जरूर संवेदनशील निर्णय लें। एक जो हेडमास्टर की पोस्ट का भी चल रहा है, तो मैं सरकार से चाहता हूं कि विशेष रूप से हमारी सबसे बड़ी मांग है कि उप प्रधानाचार्य के 50% पदों पर सीधी भर्ती हो, जिससे ग्रेड 2 और 3 के लाभ शिक्षकों को लाभ मिले। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये कि आने वाले समय में शिक्षक महासंघ, राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ जो है वो क्या क्या योजनाएं करेगा, उनके लिए क्या क्या प्लानिंग है आपके दिमाग में भविष्य के लिए? सबसे महत्वपूर्ण की हमारी जो महत्वपूर्ण जो प्लानिंग है वो एक ही है कि हम व्यक्तिगत स्वार्थों की बजाय शिक्षकों की जो मूलभूत समस्या है उनके निराकरण के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। इस प्रकार से जैसे हमने तबादलों को प्राथमिक मांग मानकर उसको मुद्दा बनाया, उसका समाधान भी करवाया जी। इसके साथ में हमने कोविड काल के अंदर अनेक समस्याएं शिक्षकों के उनके लिए भी लगातार हम संघर्षरत थे और उनका भी समय समय पर समाधान करवाया। इस प्रकार से हम अभी जो राजस्थान के शिक्षकों के साथ में अन्य सरकारी कर्मचारियों की जो सबसे बड़ी समस्या है उनके परिवार की ओपीएस, ओल्ड पेंशन नीति, बिल्कुल वो हमारे महासंघ का प्राथमिक और मुख्य मुद्दा रहेगा। साथ में शिक्षकों की जय 2006-7 के ग्रेड 3 के शिक्षकों प्रबोधकों का वेतन विसंगतिकरण का मामला हो, वरिष्ठ अध्यापकों का जब तबादला होने के बाद में जो वरिष्ठता विलोपन होता है जी, एक मंडल से दूसरे मंडल में ट्रांसफर हो जाता है, तो उनका जो अनुभव है वो लैप्स हो जाता है। जो शिक्षकों का ग्रेड 3 और 2 में वरिष्ठता विलोपन का मुद्दा हो, इसके साथ में समस्याएं कई प्रकार की आती रहती हैं, वो लड़ते रहेंगे। लेकिन मुख्य मुद्दा ओपीएस, ओल्ड पेंशन नीति, क्योंकि ये शिक्षकों के और उनके परिवारों का आर्थिक भविष्य निश्चित करता है और ये इनका अधिकार है। तो हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, बड़े स्तर से लड़ेंगे। साथ ही हम शिक्षकों की समस्याओं का समाधान की ओर भी हम तथाकथित शिक्षक संगठनों की जैसे केवल रसीद काटना, साल में एक बार टीचर्स के पास जाना, रसीद कटवाना, या वो ज्ञापन की राजनीति करते हैं, वो उनसे हटके कुछ करना चाहते हैं। हमने ये करके भी दिखाया है, बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि हम शिक्षक हमसे क्यों जुड़े, उनकी समस्याओं के साथ में उनके समाधान भी और उनको कुछ सेवाएं भी दें। हम राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के नाम से एक जल्द ही एंड्रॉइड और जो भी प्ले स्टोर्स हैं उनमें एक एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि उस एप्लीकेशन के आने के बाद में जी शिक्षकों की लगभग समस्याओं का समाधान हम उस एप्लीकेशन से करवाना चाहेंगे। चाहे एक शिक्षक को ग्रेड 3 का शिक्षक है, उसको फर्स्ट एड की तैयारी करनी हो तो एप्लीकेशन पे कोचिंग मिलेगी। यदि रात को एक टीचर्स को डॉक्टर चाहिए, एप्लीकेशन पे डॉक्टर मिलेगा। यदि आप जोधपुर से आते हैं, आपके परिवार से कोई जयपुर आ रहा है, उसको रात को ठहरने की जरूरत है, एप्लीकेशन से आपको ठहरने की व्यवस्था मिलेगी। आपको बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा,
सीए जिस भी प्रकार की सुविधाएं हैं हम एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से यदि आपकी कुछ सेवा के अंदर कोई समस्या है, आपके कोई समस्या है, आप एप्लीकेशन पे जाइए, उस पोर्टल पे आपको वहां पे संबंधित आपकी समस्या को उल्लेख करें, यथासंभव महासंघ प्रयास करेगा वो वहीं से आपका निराकरण हम हमारे माध्यम से करवा कर वहां डालेंगे। तो मैं शिक्षा विभाग जो एक सरकारी सिस्टम है उसी बुनियाद पर राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ हर ब्लॉक उस देहात ढाणी तक जो कर्म कर रहा है उसकी खुद के साथ में उसके परिवार की समस्याओं का समाधान को लेकर भी हम जल्द एप्लीकेशन वेबसाइट हमने अभी मिस कॉल नंबर जारी किया है, बिना शुल्क निःशुल्क मिस कॉल नंबर है, उस मिस कॉल पे मिस कॉल मार एक बार नंबर बता दीजिए शिक्षकों तक की आवाज पहुंचे। 98 28 68 66 64 ये हमारा मिस कॉल नंबर है। मैं प्रदेश के सभी शिक्षकों से आह्वान करता हूं कि इस नंबर पे मिस कॉल मारे और निःशुल्क राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ का आप सदस्य बने। राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ शिक्षकों को बिना क्षेत्र, जाति, श्रेणी और वर्ग में बांटे हुए लगातार उनके हितों की लड़ाई के लिए संघर्षरत था, है और रहेगा। हरपाल जी, आपको निलंबित क्यों किया गया, क्या कारण था, वो एक बार पूरी बात। मेरे को निलंबित किया गया क्योंकि मैंने शिक्षकों की जो वाजिब मांग है उसके लिए लड़ाई लड़ी। ये कोई गुनाह नहीं है शिक्षकों की मांग को उठाना, ये गुनाह नहीं है, ये हमारा एक अधिकार भी है, संविधान में भी अधिकार दिया हुआ है। लेकिन ये आवाज दबाने का एक माध्यम हो सकता था, लेकिन मुझे मेरी शिक्षक कौम के लिए लड़ाई करने का, एक लड़ाई लड़ने का सौभाग्य मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि कहीं पर कोई जाति के लिए लड़ रहा है, कोई धर्म के लिए लड़ रहा है, मैं सौभाग्यशाली हूं कि जो मैं उन गुरुजनों की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे सौभाग्य मिला है। इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है यदि मुझे इनकी लड़ाई लड़ते हुए अभी तो बहाल निलंबित नहीं किया है, हो सकता है मुझे टर्मिनेट भी करते हैं। मैं लास्ट हद तक शिक्षक के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ूंगा। जो आपको निलंबित किया गया, किस तारीख को किया गया, फिर कब आपने जवाब दिया, उससे पहले क्या क्या, वो पूरी बात बताइए। मैं 7 फरवरी से शहीद स्मारक अनशन पे था। 8 फरवरी को 16 सीसी का नोटिस व्हाट्सएप पे बिना डेट और डिस्पैच किए हुए हमारे प्रिंसिपल महोदय के पास में एक उनके माध्यम से पहुंचता है, मेरे पास भी वो आता है जी इस माध्यम से, और उसमें 15 दिन का मुझे कोई कारण बताओ नोटिस दिया गया। चूंकि वो मुझे एक तरह से डराने धमकाने का था, मुझे जहां तक लगता है, लेकिन हम हिले नहीं डिगे नहीं, लगातार हमारा जब 15 तारीख को आमरण अनशन समाप्त, तो उसके बाद में हम नोटिस का जवाब देने जॉइंट डायरेक्टर साहब के पास भी पहुंचे। तो जी आपके मीडिया के साथ ही साथ थे, लेकिन जो डायरेक्टर साहब सीट पे थे नहीं। उसके बाद में मेरे 15 दिन के नोटिस का जवाब दिए बिना मुझे 18 तारीख को 18 फरवरी को सस्पेंड कर दिया गया जी। फिर और उसके बाद मुझे बीकानेर अटैच कर दिया गया लगा के, जबकि सेकंड ग्रेड के एपीओ निलंबन आज तक जॉइंट डायरेक्टर स्तर पर होते आए हैं, लेकिन मुझे बीकानेर लगा दिया गया। उसके बाद में जैसे मैंने कोई अपराधी का काम किया, शिक्षकों का आवाज उठाने के लिए मेरे घर पे नोटिस चस्पा किए गए, कई प्रकार की मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से कई प्रकार के दबाव भी लगातार डलवाए गए। और लेकिन मुझे मेरे शिक्षक कौम के लिए ये जो कार्य मैं कर रहा हूं वो मैं अपने आप में सौभाग्यशाली समझता हूं, और उनका विश्वास प्यार अटूट था कि मैं डगमगाया नहीं, मैं अपने वचन पर, अपने वादे पर अटल रहा। विशेष तौर से मेरे राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के समस्त पदाधिकारी जिन्होंने मुझे हमेशा संबल देते रहे, हमेशा वो एक पीछे से उस हिसाब से कि बिल्कुल भी हरपाल जी हमें करना है, शिक्षक हमारी तरफ देख रहा है, हमें उनका विश्वास नहीं तोड़ना है। और मुझे उम्मीद थी कि आज नहीं कल जीतेंगे, और लगातार वरिष्ठ अध्यापकों का तबादला सूचियां आ रही है। बड़ी खुशी होती है जब कोई शिक्षक साथी या मेरी शिक्षक बहन आपको फोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से कहते हैं कि मेरा 5 साल का वनवास खत्म हो गया, 6 साल का वनवास खत्म हो गया, तो खुशी भी मिलती है और ये मेरा सौभाग्य है। खुशी बिल्कुल मिलती है, क्योंकि हकीकत ये स्थिति है कि कुछ विधवा बहनें भी हैं, कुछ के परिवार में ऐसी समस्या है कि अपने घर से इतना दूर है, तृतीय श्रेणी शिक्षक की पैसे भी उनको कम मिलते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तुलना में, परिवार को मैनेज करना। कुछ कैंसर पीड़ित मेरे मित्र भी हैं, उन्होंने भी कई ने मुझे बोला है कि हम शिक्षक है लेकिन मेरे कैंसर होते हुए घर के पास नहीं जाता। उन लोगों की दुआएं आपको जरूर मिलेगी। मैं श्रीमान कुलदीप जी आपसे आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहूंगा कि तबादला खुलवाने के लिए हमारा आंदोलन था, मतलब शिक्षक के सेवा में श्रीमान हरपाल दादरोल प्रदेश अध्यक्ष महोदय विषय ट्रांसफर कराने बाबत, मतलब उनकी भावना इतने ज्यादा जुड़ गई, कई शिक्षक साथी तो यहाँ तक मुझे व्यक्तिगत दूरभाष के माध्यम से हमारे पदाधिकारी हमारा ट्रांसफर करवा दीजिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूंगा
कि ट्रांसफर खुलवाने के लिए जो आंदोलन संघर्ष करना था हमने किया, आगे भी करते रहेंगे शिक्षकों के लिए, लेकिन हमारे पास कलम दिए कि हम आपका ट्रांसफर कर दें। एक अभी शिक्षकों में बड़ा आरोप लग रहे हैं, शिक्षक कह रहे हैं कि हमसे पैसे लिए जा रहे हैं ट्रांसफर के नाम पर, 2 लाख 3 लाख 1.5 लाख। उस पर आपको क्या लगता है, आपके पास ऐसी कोई खबर है? बिल्कुल, क्या है? लगभग ग्रेड वाइज ट्रांसफर के रूप में एक तरह से उद्योग संचालित होता है, सरकारी कोई भी हो। मैं विशेष से ये नहीं कह रहा कि तबादलों के लिए भी पैसे लिए जा रहे हैं, और मैं आप चाहोगे तो मैं आपको सैकड़ों ऐसे उदाहरण दे सकता हूं, ऐसे टीचर्स से भी मैं बात करवा सकता हूं जिन्होंने पैसे देकर ट्रांसफर करवाए। तो उस पर आपकी क्या रणनीति रहेगी आगे की? मैं जल्द हम शायद आज ही मुख्यमंत्री साहब को एक पत्र लिख रहे हैं, और हम इस जो दलाली का जो काम कर रहे हैं, जो एजेंट बैठे हैं, उनके लिए हम कहते हैं कि उसकी उचित कार्रवाई की जाए, एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई जाए, क्योंकि अब हद तब हो गई जब जो थानागाजी के एमएलए श्री जो मीणा जी हैं, उन्होंने भी आज कहा है कि कोई ट्रांसफर के नाम पे पैसा ले तो आप पैसा न दे, यदि आप देते हैं विधायक जी हैं, तो एक पैसा देते हैं तो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। मतलब ये बातें इन तक भी हैं, विधायक महोदय को भी ये बात कहना पड़ा, इसका मतलब कुछ न कुछ तो बात है। अब ये हम ना तो सीधा आरोप मैं शिक्षा मंत्री महोदय पे लगा रहा हूं, क्योंकि ये जो व्यवस्थाएं हैं सरकार कोई सी भी, ये वास्तव में कैरियर ट्रांसफर हो गए। मैं तो मुख्यमंत्री महोदय से भी अपील करूंगा इस माध्यम से कि तबादलों के रूप में एक स्पष्ट नीति का निर्धारण किया जाए, चाहे वो हरियाणा की पॉलिसीज हो, अन्य राज्यों की पॉलिसीज हैं। अब एक बार ट्रांसफर जैसे ग्रेड सेकंड के हो गए, थर्ड ग्रेड के हो जाएंगे, और एक बार सबके ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड प्रिंसिपल के तो पहले हो गए थे, ग्रेड सेकंड के हो रहे हैं, थर्ड ग्रेड के हो जाएंगे। ये होने के बाद में आराम से पॉलिसीज का अध्ययन करें और सभी श्रेणियों की ट्रांसफर की एक निश्चित पॉलिसी बनाएं, जिसे वास्तव में जो अधिकार रखता है ट्रांसफर, इसको जरूरत है। मेरे पास में ट्रांसफर ग्रेड सेकंड के होने के बाद में, लिस्ट आने के बाद में कई ऐसे शिक्षकों के फोन आ रहे हैं जिनकी जरूरत थी लेकिन उनका ट्रांसफर नहीं। वो बड़े भाव को कहते हैं कि हरपाल जी हमारा कोई एमएलए से लाइसेंस नहीं था, हमारे पैसे नहीं पहुंच पाए, हमारा ट्रांसफर नहीं हुआ, 8 साल से यहाँ थे, वो फला 2 साल में ही वहां था, उसका ट्रांसफर हो गया। फिर तो कुछ सिफारिशें चली। अब देखो ट्रांसफर के नाम पर एक शब्द आता है डिजायर, बैकडोर। डिजायर का इंजेक्ट करें तो इच्छा होगी कि राजस्थान की व्यवस्थाएं देखो आप, कि राजस्थान में जो एमएलए है, विधायक है, उसकी इच्छा होगी तो ही आप उसकी विधानसभा में आएंगे। डिजायर का तो यही हुआ ना। जब शिक्षक अपनी प्रतिभा के आधार पर नौकरी लगता है, उसको सेवा नियमों के आधार पर पदोन्नति, स्थानांतरण, इस प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं जी, लेकिन ट्रांसफर करवाने के लिए उसको एमएलए की डिजायर चाहिए। तो मैं तो मेरे हिसाब से मैं ये कहूं कि वास्तव में ये मैं इसके व्यक्तिगत खिलाफ कि हमारे प्रतिभा के आधार पर नौकरी लगे, हमारे ट्रांसफर निर्धारण करने वाले कोई नौकरी कहां करनी है, ये एमएलए के माध्यम से कम नहीं होना चाहिए। राजस्थान के शिक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान आना, नाथी का बाड़ा, किस रूप में देखते हैं आप? मैं शिक्षक समुदाय की चेतना के रूप में देखता हूं कि उस समय नाथी का बड़ा शिक्षकों का वो जो एक अपमान था, खैर जी, तो शिक्षकों वास्तव में उनके अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की ललकार माना, और वास्तव में शिक्षा मंत्री महोदय को सार्वजनिक मंच पर भी इस नाथी के बड़े शब्द को लेकर उन्होंने वो बताया, उन्होंने सफाई भी दी, और ये वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत तबादलों के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री महोदय का वास्तव में धन्यवाद देता हूं, क्योंकि डार्क जोन के 15 साल से ट्रांसफर बैन थे। खैर जो संघर्ष में तो चलता रहता है, बट और बात अलग मुद्दों की लड़ाई लड़ेगी, लेकिन तबादलों के मुद्दे पर श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय ने जो संवेदनशील निर्णय लिया, शिक्षकों की वास्तविक मर्म को समझा, उनके लिए उनको धन्यवाद। एक बार फिर हमारी तरफ से आपको और राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ को ढेर सारी बधाई। आप यूं ही शिक्षकों की आवाज बुलंद करते रहे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।